चीन में एक महीने के अंदर दूसरी बार टाइफून का खतरा मंडरा रहा है। इसके लिए चीन के अधिकारी आपदा प्रबंधन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक शक्तिशाली टाइफून देश के घनी आबादी वाले पूर्वी समुद्र तट की ओर बढ़ रहा है। इस टाइफून को बेबिनका नाम दिया गया है। टाइफून की वजह से हवा की गति 155 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक हो सकती है और इस टाइफून को फिलहाल कैटेगरी 1 में रखा गया है। यह 1949 में आए टाइफून गलोरिया के बाद चीन में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है। वहीं बेबिनका पहले ही फिलीपींस में 6 लोगों की मौत और कई लोगों के लापता होने का कारण बन चुका है। भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। यह ऑपरेशन आसियान क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत में योगदान देने के भारत के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जो देश की एक्ट ईस्ट नीति के अनुसार चलाया जा रहा है। इसका मकसद म्यांमार, वियतनाम और लाओस को राहत सामग्री भेजना है। यह क्षेत्र दक्षिण चीन सागर से उत्पन्न होने वाले तूफान यागी से प्रभावित हुआ था। इकोसिस्टम को मजबूत करने के मकसद से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भास्कर लॉन्च किया जाएगा। यहां भास्कर का मतलब है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। इस दिशा में केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड काम कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म को स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, एडवाइजर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहल भारत को इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में ग्लोबल लीडर के रूप में ट्रांसफॉर्म करने तथा स्टार्टअप मूवमेंट के प्रति देश की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने में मदद करेगी। GCI यानी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत टियर 1 श्रेणी के देशों की सूची में पहुंच गया है। इसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किया गया। यह सूचकांक वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा के प्रति देशों की प्रतिबद्धता को मापता है। CGI 2024 में 5 साइबर सुरक्षा स्तंभों का उपयोग किया गया है, जिसके आधार पर टियर 1 यानी रोल मॉडलिंग देशों में 46 देशों को रखा गया है। भारत की बायोटेक क्षमता का प्रदर्शन करने के बाद ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस वैश्विक कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। इस वर्ष की थीम बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग में संभावनाओं और अवसरों तथा जैव अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव रखी गई थी। इस समारोह में I4 यानी इनोवेशन फॉर इंडस्ट्री और PACE यानी प्रमोटिंग एकेडमिक कोलैबोरेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रस्तावों को आमंत्रित करने का शुभारंभ भी किया गया। यह नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ADB यानी एशियाई विकास बैंक ने पाकिस्तान को अपनी खराब शिक्षा प्रणाली को सुधारने तथा अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने की सलाह दी है। इस सलाह में एक मॉडल के रूप में भारत की उल्लास योजना का जिक्र किया गया है। उल्लास भारत सरकार द्वारा आजीवन सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इसके तहत 15 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्रदान किया जाता है। इसमें वित्तीय और डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य देखभाल, बाल देखभाल और परिवार कल्याण जैसे आवश्यक जीवन कौशल भी शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी तथा सहयोग थीम के साथ हुई। यह कार्यक्रम 20 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान बाढ़ प्रबंधन, पेयजल और स्वच्छता सहित जल सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। यह कार्यक्रम जल संसाधनों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर के शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और हितधारकों से विचार तथा राय लेने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में काम करेगा। इसमें 40 देशों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 4000 लोग हिस्सा लेंगे। बीते दिनों इनक्वाइस यानी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने इंटीग्रेटेड महासागर ऊर्जा एटलस का अनावरण किया। यह एटलस भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन की उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है। इसमें सौर, पवन, समुद्री लहरें, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराओं जैसे महासागरीय ऊर्जा संसाधनों की क्षमता को वरीयता दी गई है। यह भारत के EEZ यानी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में उपलब्ध समुद्र ऊर्जा संसाधनों के दोहन के लिए नीति निर्माताओं, उद्योगों और शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 सितंबर को NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगी। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी। इस मौके पर वात्सल्य की सदस्यता के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा और योजना से जुड़ने वाले नाबालिग बच्चों को
प्रान यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कार्ड दिया जाएगा। एनपीएस वात्सल्य योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल है। यह नई पहल बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है। इसे भारत की पेंशन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह योजना पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के तहत चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार की बेहद खास योजना है। इसके तहत राज्य भर में करीब 1 करोड़ महिलाओं को कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं को 2 किस्त में 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह आर्थिक मदद 5 साल तक दी जाएगी। इस स्कीम का फायदा उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 21 साल से 60 साल तक के बीच है और इस योजना का लाभ देने के लिए महिला को ओडिशा का निवासी होना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना के नियमित आकार को 1.8 लाख सैनिकों से बढ़ाकर 15 लाख सैनिक करने का आदेश दिया है। सैन्य थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के आंकड़ों के अनुसार इस तरह की वृद्धि से रूस अपने एक्टिव लड़ाकू सैनिकों की संख्या के मामले में अमेरिका और भारत से आगे निकल जाएगा। रूस से आगे सिर्फ चीन होगा। वर्तमान में चीन के पास 20 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। चेन्नई में आपदा प्रबंधन से संबंधित 2 दिवसीय टेबल टॉप अभ्यास AIKYA यानी एकेया की शुरुआत हुई। इसका मकसद आपदा से निपटने की बेहतर तैयारी और प्रमुख हितधारकों को सहयोग देना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस सिंपोजियम में केंद्र सरकार और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी के प्रमुख हितधारक एक मंच पर आएंगे। इसमें सिमुलेशन, उभरती टेक्नोलॉजीज और आपदा प्रबंधन की विभिन्न भूमिकाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, जंगल की आग, चक्रवात और हाल की आपदाओं जैसे समकालीन मुद्दों की समीक्षा की जाएगी और ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति को रोकने के तरीकों पर चर्चा होगी। भारत ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है। इसका आयोजन 19 से 21 सितंबर के बीच नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन का आयोजन FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। शिखर सम्मेलन का मुख्य आकर्षण कई इनोवेशन का शुभारंभ होगा, जैसे फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट्स और फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम 2.0 के लिए वेबसाइट इत्यादि। इस मौके पर FSSAI राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 भी पेश करेगा। इस समिट का पहला संस्करण 2023 में भारत में आयोजित हुआ था। लेबनान के कुछ हिस्सों में सैकड़ों हैंडहेल्ड पेजर्स एक साथ फट गए। इसमें कम से कम 9 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पेजर कोई विस्फोटक उपकरण नहीं है, ये एक छोटी सी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे बीपर भी कहते हैं। इसे छोटे संदेश या अलर्ट प्राप्त करने और ऐसे ही छोटे संदेश भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। ज्यादातर पेजर बेस स्टेशन या सेंट्रल डिस्पैच से रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए संदेश प्राप्त करते हैं। पेजर डेडिकेटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं और इन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर संदेश प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसकी रेंज इस्तेमाल की गई फ्रीक्वेंसी बैंड और पेजिंग नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र पर निर्भर करती है। हर साल 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू दिवस मनाया जाता है ताकि बैम्बू के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। ये दिन बैम्बू के चिकित्सीय और व्यावहारिक उपयोगों को भी उजागर करता है। आधिकारिक तौर पर इस दिन की स्थापना 2009 में बैंकॉक, थाईलैंड में 8वें वर्ल्ड बैम्बू सम्मेलन में की गई थी, जिसका लगभग 100 देशों के प्रतिनिधियों ने समर्थन किया था। बैम्बू दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है और यह विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है, जैसे संगीत, उपकरण, कला और निर्माण सामग्री। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन इसके संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने चीन को कड़े मुकाबले में 1-0 से हराकर खिताबी जीत हासिल की। भारत और चीन के बीच ये मुकाबला 3 क्वार्टर तक बराबरी पर रहा था, लेकिन चौथे क्वार्टर में भारत के लिए जुगराज सिंह ने गोल करके टीम इंडिया को चीन पर खिताबी बढ़त दिला दी, जो जीत में तब्दील हुई। यह जीत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम की 5वीं जीत है। आपको बता दें कि एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला संस्करण 2011 में खेला गया था। इसके उद्घाटन टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन ने हिस्सा लिया था। इसका पहला खिताब भारत ने जीता था और 2018 में भारत, पाकिस्तान इसके संयुक्त विजेता रहे थे। इसके अलावा 2011 से भारत और पाकिस्तान ही इस ट्रॉफी को जीतते आ रहे हैं। केवल एक बार दक्षिण कोरिया ने 2021 में इस खिताब को जीता। PMJUGA यानी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी गई है। आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में स्थित गांवों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इस योजना को मंजूरी मिली है।
इसका मकसद आदिवासी गांवों में बुनियादी योजनाओं को सुनिश्चित करना है। इस अभियान में 63,000 गांव शामिल होंगे और ये 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभान्वित करेगा। योजना को 17 मंत्रालयों के सहयोग से लागू किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली 25 विकास योजनाओं को शामिल किया जाएगा और अगले 5 वर्षों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत संबंधित मंत्रालयों को वर्क और फंड आवंटित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम आशा योजना यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय का मकसद किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना है। इस योजना की घोषणा 2018 में की गई थी, जिसमें प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड PSF, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम PDPS और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम शामिल है। जिम्बाब्वे पिछले 4 दशकों में सूखे की सबसे खराब स्थिति से जूझ रहा है और इस भयंकर सूखे के कारण मानव और वन्य जीव संघर्ष में बढ़ोतरी देखी गई। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने 200 हाथियों को मारने की योजना बनाई है और इन हाथियों का मीट जिम्बाब्वे में सूखा प्रभावित समुदायों में बांटा जाएगा। यह निर्णय नामीबिया द्वारा हाल ही में 83 हाथियों को मारने के बाद लिया गया है। दरअसल नामीबिया भी इसी तरह की समस्या का सामना कर रहा है। अफ्रीका का दक्षिणी क्षेत्र विश्व की सबसे बड़ी हाथियों की आबादी में से एक है, जहां 2 लाख से अधिक हाथी संरक्षित क्षेत्र में रहते हैं, जो जिम्बाब्वे, जाम्बिया, बोत्सवाना, अंगोला और नामीबिया तक फैला हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक नई MSME नीति शुरू की है। यह नीति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सामने आने वाली 6 प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए लाई गई है। इन 6 क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता, पहुंच और अफोर्डेबिलिटी में सुधार, वित्त तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना, कच्चे माल तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, श्रम बाजारों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और बाजारों तक पहुंच को बढ़ाना शामिल है। सरकार 5 वर्षों में 4,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इसके जरिए अगले 5 सालों में 25,000 से अधिक नए MSME स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्कॉटलैंड 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने बढ़ती लागत के कारण खेलों के आयोजन से अपना हाथ खींच लिया था, जिसके बाद इसकी मेजबानी स्कॉटलैंड को मिली है। इसके चलते अब 2026 का राष्ट्रमंडल खेल पिछले राष्ट्रमंडल खेलों की तुलना में छोटा होगा और 2022 बर्मिंघम खेलों के 17 खेल इवेंट की तुलना में केवल 10 खेल इवेंट ही आयोजित होंगे। हालांकि ये शुरुआती जानकारी है, खेलों की संख्या में बदलाव भी हो सकता है। आपको बता दें कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इसका पहला संस्करण 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में आयोजित हुआ था। इसका आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। इसके अलावा अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसी अफ्रीकी देश ने नहीं की है। वहीं भारत ने 2010 में इसकी मेजबानी की थी, जो मलेशिया के बाद मेजबानी करने वाला दूसरा एशियाई देश बना था। बीते दिन वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका मकसद देश के फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और देश की समृद्ध खाद्य संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। इस तीसरे संस्करण की थीम प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी रखी गई। इसके पहले संस्करण का आयोजन 2017 में और दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ था 2023 में। इस तीसरे संस्करण में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात सहयोगी राज्य हैं और जापान है साझेदार देश तथा वियतनाम और ईरान इसके फोकस कंट्रीज हैं। बायोराइड योजना यानी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट योजना को सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के DBT यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक योजना है। इस योजना में पहले से चल रही 2 DBT योजनाओं का विलय किया गया है। इसके अलावा बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री को भी इसमें शामिल किया गया है। विलय की गई योजना में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास तथा औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास के नाम शामिल हैं। यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि यानी 2021-22 से 2025-26 तक जारी रहेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया और इसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी बताया। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। इसे हैंसेन रोग के रूप में भी जानते हैं, जो कि मुख्य रूप से त्वचा, तंत्रिकाओं और आंखों आदि को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग नाक और मुंह से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है। हालांकि इसका इलाज संभव है और शुरुआती चरणों में उपचार मिलने पर विकलांगता से भी बचा जा सकता है।
ये बीमारी 120 से अधिक देशों में मौजूद है और इसके हर साल 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आते हैं। लंबे समय से अटकी और विवादास्पद महादई जल परियोजना को मंजूरी मिल सकती है। दरअसल पहले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने परियोजना के लिए वन्यजीव मंजूरी देने से मना कर दिया था, लेकिन अब बोर्ड इस फैसले पर फिर से विचार करने के लिए तैयार है और इस परियोजना के लिए टाइगर रिजर्व की 10.68 हेक्टेयर भूमि की अनुमति दी जा सकती है। इस परियोजना के द्वारा महादई नदी का पानी कलसा बंदूरी नहर के माध्यम से कर्नाटक के शुष्क जिलों में उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि महादई नदी के पानी का बंटवारा लंबे समय से कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। थ्वाइट्स ग्लेशियर विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया है, जिसे डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने इस ग्लेशियर का अध्ययन किया, जिसमें वैज्ञानिकों ने पानी के नीचे रोबोट का उपयोग कर इससे संबंधित डेटा को एकत्रित किया, जो बताता है कि थ्वाइट्स ग्लेशियर का आकार लगभग 120 किलोमीटर है और इसके 23वीं सदी तक पूरी तरह से खत्म होने की संभावना है। यदि ये पूरी तरह से पिघल जाता है तो वैश्विक समुद्र का स्तर 2 फीट तक बढ़ जाएगा, जिससे स्थल के एक बड़े हिस्से के डूबने की संभावना है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।